Okay, so very good evening to all of you. Welcome back to engineering classes again. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था पहले वो एक बार देख लेंगे, देन उसी के आगे प्रोसीड करेंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, वी डिस्कस वाटर कंटेंट क्या होता है, वी डिस्कस सैचुरेशन क्या होता है, वी डिस्कस एयर कंटेंट क्या होता है, राइट. वी डिस्कस्ड एयर कंटेंट के बाद वी डिस्कस परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होते हैं, वो डिस्कस किया हमने ये डिस्कस किया, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेट्स डिस्कस किए, यहाँ तक हमने कवर किया, राइट. आज कुछ और बेसिक टर्म्स की तरफ जाएंगे. हमने जब कल यूनिट वेट्स पढ़े थे तो हमने कहा था जो ड्राई डेंसिटी होती है, वो जो ड्राई डेंसिटी है उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट दी सिंपल सी कि ड्राई डेंसिटी आपको डेंसनेस मेजर करने में भी हेल्प करती है, राइट. डेंसनेस मेजर करने में भी हेल्प करती है. बट हमने कहा कि वो सिर्फ हेल्प कहाँ करती है, कैसे करती है, जस्ट फॉर द कंपैरिजंस. अगर आपको एक सॉइल कोई दी जाएगी, बोला जाएगा मुझे बताइए कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू किसका, डेंसनेस का, तो आप नहीं बता सकते. दैट इज ओनली फॉर कंपैरिजंस. ओके, हमने फिर अलग ये डिस्कस करने के बाद वी नाउ विल शिफ्ट टू अनदर प्रॉपर्टी दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटीज. ठीक है, एक नई प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. आज के लेक्चर में विल डिस्कस सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट इज दिस टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी? एनीवन, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? किसी को पता है व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? Any idea what is specific gravity? आप में से किसी को पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज है? जल्दी बताइए. कुछ भी आइडिया है तो लिख के बताइए. डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. देखिए, दो तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटीज हमने पढ़नी है सॉइल के अंदर. दो तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटीज हमने सॉइल के अंदर पढ़नी है. जैसे डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर बोला, ये अलग टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी है. पहले कोई भी स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़े हम, उससे पहले आपको ना बेसिक आइडिया होना चाहिए किसी चीज का. किस चीज का वो देखो मैं बताने जा रहा हूं. स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली होता क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म है जी. ये क्या कहता है? ये कहता है जिस भी चीज का यूनिट वेट निकालना है वो ऊपर रखो, डिवाइड बाय नीचे यूनिट वेट जिसका कैलकुलेट करना है वो ऊपर रखो, डिवाइड बाय नीचे एक स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है. स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है. और स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारी बुक्स में तो एक ही है, दैट इज वाटर. स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारी बुक्स में एक ही है, दैट इज वाटर. ठीक है. गामा कैलकुलेट अपन गामा स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये वाटर. अब ध्यान से सुनना, ये चीज क्या है. जैसे मैंने आपको बोला, सपोज मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए मरकरी की कितनी है, तो मरकरी का पूछा है तो मरकरी का ऊपर यूनिट वेट आ जाएगा ऐसे, डिवाइडेड बाय नीचे स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या आ जाएगा, वाटर. ठीक है, ये हो गया जनरल वर्क, क्योंकि एफएम में भी पढ़ना है अभी आपने. बट अगर आपसे कोई पूछे कि दो नाम मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, एक ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी. ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी. ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? ये ट्रू बोलो या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो तो क्या होता है? इसे हम यहां पर जी से डिनोट करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे इसके साथ.
अगर कुछ नहीं भी लिखा जाता है, सिंपल वर्ड अगर आपको पेपर में आएगा ना, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो समझ आना वो इसी की बात कर रहे हैं जो मैं अभी पहले बता रहा हूँ, ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको जी एस से भी डिनोट कर सकते हो या जी सिंपल से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर? तो ये क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखना, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज ratio of weight of the solids, ratio of weight of the solids of a given volume, weight of the solids of a given volume to weight of standard fluid, weight of standard fluid of same volume, of same volume। मतलब कहता है रेशियो लेना है वेट ऑफ द किसका, सॉलिड्स का, डिवाइड उसकी वॉल्यूम से टू द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड डिवाइड बाय सेम वॉल्यूम। मतलब अगर मैं यहां पर जी से रिप्रेजेंट की बात करूं, जी क्या कहता है, कहता है गामा ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय गामा ऑफ वाटर। अब बोलोगे सर ये कैसे बना, बाद में तो हमने कहीं फॉर्मूले में तो कहीं पे भी हमने गामा बोला ही नहीं, साइड पे मैं लिख देता हूँ, गामा होता क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम ही होता है ना। तो ये सॉलिड्स की बात कर रहा था, उसकी पर्टिकुलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करता था, उसकी पर्टिकुलर वॉल्यूम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो डील किसके साथ करता है, सॉलिड्स के साथ डील करता है। जो एक स्टूडेंट ने अभी बोला आंसर, ये सॉलिड्स के साथ डील करता है, इट डील्स विद द सॉलिड्स, किसके साथ, सॉलिड्स के साथ। आई होप इट इज क्लियर। अब ध्यान से आगे सुनना जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से इस पॉइंट को समझना। अगला टर्म, अगर मैंने क्या बोला, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, ये लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, आप समझ जाइए आपको कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करनी है। इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, समझ जाओ आपको ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी की ही बात करनी है, आपको ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी की ही बात करनी है। ओके, तो नंबर 2 मेरे पास आता है, दूसरा जो मेरे पास यहां पर आता है, जब उससे पहले कुछ एक पॉइंट और लिखते हैं। In India, specific gravity is reported in India, specific gravity is reported at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius. Hence if it is required at any other temperature then 27 डिग्री सेल्सियस, मैं रिपीट कर रहा हूं, कहता है इंडिया में स्पेसिफिक ग्रेविटी रिपोर्ट की जाती है 27 डिग्री सेल्सियस पे, इफ इट इज रिक्वायर्ड एट एनी टेम्परेचर अदर देन 27 डिग्री सेल्सियस, अगर ये 27 के अलावा किसी और टेम्परेचर पे की जाती है, then corresponding change in the unit weight of water must be considered. सुन लो बात ध्यान से, क्या बोला,
कहता है हम नॉर्मली 27 डिग्री सेल्सियस को ही स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, बट अगर इसके अलावा किसी और टेम्परेचर पे पूछे जी की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से इधर देखना। हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस पे ही होती हैं। ये वाला अप्रोच हम फॉलो करेंगे। ये वाला अप्रोच हम फॉलो करेंगे। क्या अप्रोच है, ध्यान से देखो, समझो इस चीज को। जीएस जिस भी टेम्परेचर पे निकालना होगा वो इधर लिखो, उसके साथ उसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कितना वाटर का वैल्यू था वो लिखो। जीएस 27 डिग्री सेल्सियस पे इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 27 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है। ये अप्रोच यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, आप किसी भी और टेम्परेचर पे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल? Is that clear to all? कोई डाउट इसमें किसी को? पॉइंट क्लियर है सबको? ये नॉर्मली हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटीज, ध्यान से सुनो, नॉर्मली हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटीज स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल of inorganic solids, inorganic solids is in the range of 2.6 से 2.8। अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं बोल रहा हूँ 2.6 से 2.8 मोस्टली इसी रेंज में रहता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड इज इन द रेंज ऑफ 2.6 से 2.9। यही बात अगर मैं ऑर्गेनिक की करूं, ऑर्गेनिक सॉलिड्स की बात करें अगर, इज इन द रेंज ऑफ 1 से लेके 2, 1 से 2 के बीच में। क्लियर? तो यहां पर एक नोट लिख देंगे नीचे। नोट ये कहता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा विद इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक कंटेंट, जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीजेस, कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। इसे हम बोलते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा, इसे क्या बोलते हैं, ट्रू बोलो या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो, राइट। इसी का काउंटर पार्ट दूसरी टाइप की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जिसे बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। फर्क क्या लग रहा है दोनों में, किस चीज का फर्क है वो देखते हैं। देखो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें, तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें क्या कहता है, रेशियो लेना है। पिछले वाले ने क्या बोलता, सॉलिड्स का रेशियो लेना है अपॉन वाटर का, स्टैंडर्ड फ्लूइड का। ये कहता है सॉइल का रेशियो ले लो। सॉइल मतलब कोई बल्क लेनी है, ड्राई सॉइल लेनी, कोई भी सॉइल का रेशियो ले लो। तो यहां लिखते हैं इस पॉइंट को, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ weight of the soil
of given volume to the weight of the standard fluid of same वॉल्यूम। ठीक है, मतलब डिनोट किससे किया जाएगा, ध्यान से सुनो, डिनोट किया जाएगा जी से, साथ में मास के लिए एम लगा दिया। क्या कहता है ये, गामा ऑफ दी पूरी पूरी सॉइल का डिवाइड बाय गामा ऑफ दी स्टैंडर्ड फ्लूइड का। सो पूरी पूरी सॉइल का जो गामा होता है उसको हम कोई भी गामा ले सकते हैं, मतलब कोई भी गामा मतलब ये जो चीज़ है इट कैन बी बल्क हो सकता है, ड्राई हो सकता है, सैट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, क्योंकि ये सब पूरी सॉइल के साथ डील कर रहे हैं, ऑफ द सॉइल। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं आपसे यहां एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए आपसे कि मुझे बताइए, एक है मेरे पास एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ट्रू, एक है मेरे पास मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, एक डील कर रहा है सॉलिड के साथ, एक डील कर पूरी सॉइल के साथ। मुझे बताओ इनमें से बड़ा वाला मास, इनमें से बड़ा वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सा होगा, इनमें से बड़ी स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सी होगी, जल्दी। साथ में ये भी बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। इनमें से बड़ी स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सी होगी। जीएस, एनीवन एल्स? सॉलिड्स, बिल्कुल सही आंसर दिया आप दोनों ने। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आगे प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया कि जो सॉलिड्स हैं भाई उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज्यादा होगी। रीजन, क्योंकि ये जो चीज है ना ये डील करता है गामा एस के साथ, ये डील करता है गामा बल्क के साथ, और गामा एस कैन इज ऑलवेज ग्रेटर देन गामा बल्क। आई होप इट इज क्लियर, आई होप अच्छे से समझ आ गया हो। यही लॉजिक लगाया था आपने, क्या आप सबने यही लॉजिक लगाया था, क्या आपका लॉजिक यही था सेम? मन्नत आपको क्लियर है? वजीला इज इट क्लियर टू यू? शिवाली, स्नोवर, सबको क्लियर है? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ बोल सकते हो, वॉइड्स के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। सॉलिड्स की बात कर रहे हो, वॉइड्स के रिस्पेक्ट में बोल दो, तब भी चल जाएगा। अच्छा आगे प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट टर्म, डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स। अब आ गया एक खतरनाक टॉपिक, समझने वाला, इंटरेस्टिंग वाला। पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप में से किसी को पता है व्हाट इज डेंसिटी इंडेक्स? क्या आप में से किसी को पता है व्हाट इज डेंसिटी इंडेक्स? व्हाट इज डेंसिटी इंडेक्स? रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं इसे। Any idea to anyone?
चलिए देखिए, कल जब हम बात कर रहे थे अबाउट डेंसनेस कैसे मेजर करनी है, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं था। हमारे पास था यार गामा डी हेल्प कर देता है, थोड़ा बहुत बता देता है कैसे होगा, और गामा डी एक प्रॉपर इंडिकेटर नहीं था। तो डेंसिटी इंडेक्स क्या है, सबसे पहले सुनना पॉइंट। क्या बोला जाता है, मैं आप में से किसी को बोलता हूँ जाओ एक सॉइल, मेरे लिए एक सॉइल लेके आओ, फील्ड से सॉइल निकाल के लाओ, ये सैंपल है सॉइल का, आप लेके आए और मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें नेचुरली अभी कितने वॉइड्स हैं, मतलब ई नेचुरल, नेचुरली कितने वॉइड्स हैं आपने बता दिया। अब मैंने कहा यार इस सॉइल को ना पूरी लूजेस्ट कंडीशन, जितना लूज से लूज कर सकते थे, जितना लूज से लूज कर सकते उतना लूज कर दो, लूजेस्ट स्टेट में लेके आओ। ये नेचुरल स्टेट थी इसकी, ये उसकी नेचुरल स्टेट थी, आपको कहा लूजेस्ट स्टेट में लेके आओ, अब ले आए। फिर मैंने कहा अब बताओ इसमें जो वॉइड्स होंगे वो कितने होंगे। अब जब एकदम लूज कर दिया दूर दूर, इस टाइम में वॉइड सबसे ज्यादा होंगे। क्लियर। फिर मैंने कहा यार एक बार ना इस नेचुरल सॉइल को जितना ज्यादा डेंस कर सकते हो, जितना ज्यादा टाइट कर सकते हो, उतना ज्यादा नेचुरली इसको डेंस कर दो, सॉरी डेंस कर दो। जब इसको डेंस किया तो इस टाइम पे जो वॉइड्स हैं वो क्या होंगे, मिनिमम। सो डेंसिटी इंडेक्स हमें क्या कहता है, डेंसिटी इंडेक्स ये कहता है इट्स अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉइड रेशियो, वो कब होंगे जब वो डेंसेस्ट लूजेस्ट स्टेट में, माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो जब उसकी नेचुरल कंडीशन है, डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। क्लियर। ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं। ये हो गया डेंसिटी इंडेक्स। ये किसके लिए हेल्प करता है, हमें डेंसनेस मेजर करने के लिए। ये क्या हेल्प करता है, डेंसनेस मेजर करने के लिए। पहले अभी लिखना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आया जो मैंने बताया, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी दिया ये समझ आया। एक नेचुरल वॉइड्स होंगे, एक लूजर स्टेट में होंगे, एक डेंसर स्टेट में होंगे। जब कोई चीज लूज टू लूज फॉर्म में है तो ई सबसे ज्यादा होंगे, जब एकदम डेंस फॉर्म में है तो ई मिनिमम होगा। हाँ जी, एनी डाउट इन दिस। क्लियर है ये पॉइंट। ओके, अब यहां पर इसको कैसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें, तो देखो यहां पर ध्यान से। indicates relative compactness, it indicates relative compactness, it indicates relative compactness of natural cohesionless soils, cohesionless soils. It indicates relative compactness of natural cohesionless soils. मतलब इस स्टेटमेंट को लिखवाने का मतलब क्या है, यहां से मैं ये बताना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मेथड कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए बना हुआ है। लाइक सैंड्स के लिए बन गया, ठीक है, ग्रेवल्स के लिए बोल दिया आपने, क्ले वगैरह के लिए मेथड नहीं बना हुआ। ये इसकी एक लिमिटेशन भी है जो आपको ध्यान रखनी है। लिमिटेशन बन गया कि दिस मेथड इज ओनली सुटेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल्स। क्लियर। और डिफाइन क्या किया मैंने, ये इट्स डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, यहां स्टेटमेंट भी लिख रहा हूं वो पॉइंट, अगला पॉइंट, it is defined as ratio of difference of void ratio, difference of void ratio
of the soil in its loosest state. In its loosest state. It is defined as the ratio of difference of the void ratio of the soil in its loosest state and void ratio of the soil in its natural state. Natural state तो कौन सी स्टेट के बीच में था? void ratio of the soil in its loosest state and void ratio of the soil in its natural state to the difference of void ratio of the void ratio of the soil in its loosest state, फिर से नीचे, and densest state. तो ध्यान से फिर से समझना, एक रेशो लेना है किसका? सॉइल का, जब वो लूजेस्ट स्टेट में होगी, लूज मतलब जब सबसे ज्यादा लूज होगी तो ई मैक्स डिफरेंस है ना, तो दूसरा जब वो नेचुरल स्टेट में होगी मतलब ई नेचुरल टू द डिफरेंस ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट्स, फिर से किसमें? लूजेस्ट स्टेट, जब ई मैक्स टू द वॉइड रेशियो एंड दूसरा क्या? डेंसेस्ट स्टेट मतलब ई मिनिमम. तो यही चीज मैंने यहां पर लिख के दी हुई है आपको. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जल्दी से नोट कीजिए इसे. कोई डाउट है इस पेज में? जल्दी बताइए. एनी डाउट इन दिस पेज? कोई पॉइंट रिपीट करना है इस पेज में? कोई स्टेटमेंट, कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बताइए क्विक. एनी पॉइंट, एनी स्टेटमेंट टू बी रिपीटेड, क्विक. चलिए नेक्स्ट साइड, चलिए आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं. यहां पर नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं यहां पर. ओके लेट्स स्टार्ट. देखिए यहां पर मैंने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किया डेंसिटी इंडेक्स का, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये बोलो. और इस फॉर्मूला को मैंने फिर कंडीशन बना दी ऐसे. अब मेरी बात को ध्यान से गौर करना, यहां पर समझना इस चीज को, मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां पर क्या समझाना चाहता हूं. मैंने ये कहा, मैंने एक सॉइल लाई, मैंने बोला जाओ एक सॉइल लेके आओ फील्ड से. ठीक है, ये सॉइल है मेरे पास. ठीक है, सॉइल है. और मैंने आपको बोला मुझे सॉइल दो, और आपको मैंने कहा बताओ इसमें कितने नेचुरल वॉइड्स हैं. और आप में से कोई एक बोलता है सर इसमें उतने ही करंटली अभी वॉइड्स हैं, अगर मैं इसको लूज से लूज भी करता तब भी उतने ही होते. मतलब सॉइल जो है ना वो किस स्टेट में है? लूजेस्ट स्टेट में है ऑलरेडी, पहले से एकदम लूज फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में. तो इसका मतलब इसके जो नेचुरल वॉइड्स हैं वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है? मैक्सिमम इस टाइम पे. तो मतलब पहली कंडीशन यहां पर ये मैं दे रहा हूं कि अगर आपके नेचुरली अकरिंग जो वॉइड्स हैं वो मैक्सिमम के बराबर थे पहले से, तो उस केस में आईडी की वैल्यू कितनी होगी? पुट कर दो, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल की जगह भी क्या लिखोगे? मैक्स.
इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो आंसर क्या निकला? 0। तो मतलब आईडी की वैल्यू, जो डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 क्या स्टेट करती है? दैट सॉइल जो है ना इज इन लूजेस्ट स्टेट, ऑलरेडी लूजेस्ट स्टेट। सेम यही बात करते हैं। मैंने बोला यार चेक करो इसके अंदर वॉइड्स कितने हैं, आपने कहा नेचुरली वॉइड्स कितने हैं, नेचुरल। आपने कहा सर नेचुरली इसमें उतने ही हैं अभी, सर नेचुरली उतने हैं, अगर मैं इसको एकदम डेंस भी करता, डेंस स्टेट में लेके जाता तब भी इतने ही रहते। तो मतलब इस टाइम पे जो वॉइड्स हैं इसके अंदर वो किसके बराबर है? मिनिमम के बराबर। सो वहां से अगर मैं आईडी निकालूं तो मेरा आईडी यहां से क्या आएगा? ई मैक्स नेचुरली जो है वो मिनिमम डेंस वाले के बराबर है, डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो ये वैल्यू यहां से 1 आती है। तो आईडी की वैल्यू 1 क्या यहां पर हमें बताती है कि सॉइल जो है वो किस स्टेट में है? डेंस स्टेट में। जब सॉइल एक डेंस स्टेट में है, मुझे ये पता चला, अब मैं यहां पर आपको ये पूछूं तो आईडी की वैल्यू किस रेंज में लाई कर सकती है? 0 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर मैं इनको ग्राफिकली देखूं, अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं तो कुछ ऐसा, ध्यान से देखना, ग्राफिकली देखूं तो कुछ ऐसा, ये आ गया ई मिनिमम, ये आ गया ई मैक्सिमम वॉइड। ये कोई भी वॉइड हो सकता है नेचुरली। ठीक है, जब हमारे वॉइड्स मिनिमम के बराबर होंगे तो आईडी की वैल्यू कितनी लेनी है? 1। और यहां पर थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, देखो कोई गलत कर दिया मैंने, वेट। यहां पर कनेक्ट किया, ये आ गया मेरे पास ई मैक्सिमम, ये आ गया ई मिनिमम, और कोई इसको हटा देता हूं यहां से बीच से, जिस टाइम पे ई मैक्सिमम के बराबर होगा आईडी की वैल्यू कितनी है? 0। जिस टाइम ई मिनिमम के बराबर होगा आईडी की वैल्यू कितनी है? 1। यहां बीच में आ गया ई, इस तरीके से। यहां पर क्या आ गया? आईडी। ये बना लीजिएगा, जल्दी से इसे बनाइए और आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट जल्दी से बताइए, विद इन अ मिनट जल्दी बताइए इफ यू हैव एनी डाउट, क्विक। सर ग्राफ फिर से बोलिए। ओके, फिर से बोलते हैं। देखिए ग्राफ में हमने क्या बताया वजीला, ध्यान देना, इधर आराम से समझना। और देखो मुझे ये ग्राफ जो मैंने बनाना है ना, ये इन 2 पॉइंट्स को देख के बनाया। मैंने एक कंडीशन यहां से पहले ये उठाई आपके साथ, दूसरी कंडीशन मैंने यहां से ये उठाई आपके साथ। मैंने बोला अगर नेचुरल वॉइड्स मेरे जो हैं, सुनते रहे, नेचुरल जो वॉइड्स मेरे जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर इतने थे कि मैंने सॉइल आपको बोला कि जाओ, आप ही को बोलता हूँ वजीर सॉइल लेके आओ और बताओ नेचुरली वॉइड्स कितने। आपने कहा सर इसमें इस टाइम पे नेचुरली उतने ही वॉइड्स हैं, अगर मैं इसको लूज भी कर दूंगा तब भी इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब आपने कहा नेचुरल वैल्यू ई मैक्स के बराबर, उस केस में आईडी की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो सॉइल के स्टेट में, लूज स्टेट में।
लूजेस्ट स्टेट में। दूसरा मैंने इसमें बोला कि चलो चेक करो कितने हैं, आपने कहा सर इसमें उतने ही नेचुरली वॉइड्स अभी हैं, अगर मैं इसको डेंस भी कर दूंगा तब भी इतने ही होंगे, मतलब मिनिमम। तो अगर आईडी की आई ई नेचुरल की वैल्यू मिनिमम के बराबर है तो ऊपर की टर्म नीचे की टर्म कट गई, तो इसका मतलब इनकी रेंज मुझे मिल गई कि अगर रेंज 1 और 1 के बीच में लाई करेगा, ये 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। और जब मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पर, ये देखो जब ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम था, ये देखो यहाँ पर उस टाइम पे आईडी की वैल्यू कितनी है 0। जब ई इक्वल टू ई मिनिमम था तो आईडी की वैल्यू कितनी है 1। समझ आया? आई होप इट इज क्लियर। ग्राफ फिर से समझा दिया मैंने। किसी और को कोई डाउट तो मैं आगे, नहीं तो आगे प्रोसीड करूं। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आई थिंक डाउट नहीं होगा यहां पर अब। तो मुझे यहां पर क्या पता चला वो लिखते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। आगे लिखते हैं, कहता है डेंसिटी इंडेक्स इज अ बेटर इंडिकेटर, डेंसिटी इंडेक्स इज better indicator of denseness, density index is a better indicator of denseness than others, as it indicates denseness in absolute terms, as it indicates denseness in absolute terms। तो मैं रिपीट करूं, कहता है डेंसिटी इंडेक्स जो है वो बेटर इंडिकेटर है डेंसनेस का बाकियों से, क्योंकि ये एब्सोल्यूट, मतलब अगर अकेला को एक सॉइल का वैल्यू दोगे तब भी बता देगा, कंपैरिजन की जरूरत नहीं, जैसे हमें गामा डी में चाहिए होता था। यहां पर एक रेंज आपके दिमाग में होनी चाहिए। रेंज क्या है? कहता है कि 0 से 15 के बीच में अगर आईडी की वैल्यू आए, फिर लिखो 15 से 35 के बीच में अगर आईडी की वैल्यू आए, फिर 35 से लेके 65 के बीच में अगर आईडी की वैल्यू आए, देन 65 से लेके 85 के बीच में अगर आईडी की वैल्यू आए, लास्ट 100 तक जाएगा। 85 से लेके 100 के बीच में अगर वैल्यू आए तो सामने लिखेंगे डिग्री ऑफ डेंसनेस, डिग्री ऑफ डेंसनेस, डिग्री ऑफ डेंसनेस। वेरी लूज सॉइल, वेरी लूज सॉइल, लूज सॉइल, क्योंकि आपको पता है 0 के करीब होगा तो बहुत ही लूज फॉर्म में होगा। ये आ गया यहां पर मीडियम, मीडियम डेंस, मीडियम डेंस। नेक्स्ट आ गया डेंस, वेरी डेंस, वेरी डेंस। तो जैसे जैसे आईडी की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे आईडी की वैल्यू बढ़ती है, डिग्री ऑफ डेंसनेस, डिग्री ऑफ डेंसनेस जो है वो क्या होता है? कम होता जाता है। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है ये पॉइंट?
एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, फिर एक ही बार मुझे बताना जब ये पूरा पेज रेडी हो जाएगा, देन मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करूंगा, तब एक ही बार कमेंट कीजिएगा। दूसरा, देखो आप खुद देखो, जैसे जैसे मेरी आईडी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सॉइल मेरी डेंस हो रही है ना। डेंस मतलब जितनी डेंस होगी सॉइल, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ में अच्छी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबल ज्यादा होगी। तो यहां पर ये भी एक पॉइंट लिखेंगे, सॉइल्स हैविंग हायर डेंसिटी इंडेक्स, हायर डेंसिटी इंडेक्स, soil having higher density index, soils having higher density index are more dense, ऐसे लिखते हैं, have high shear strength, high shear strength, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन वेयर एज उनकी जो परमेबिलिटी है, और जो उनकी कंप्रेसिबिलिटी है, दोनों वर्ड्स अभी आपने आगे पढ़ने हैं, चैप्टर आएगा ये। कंप्रेसिबिलिटी दबाना और परमेबिलिटी हो गया वाटर का फ्लो, ये दोनों विल बी लेस। इसे सर ग्राफ, अच्छा जैसे 15 है वो क्या लेना है, ऊपर वाले में लेना है, अगला वाला 16 से लेना है, वो बीच बीच की वैल्यूज जैसे मैंने बताया ना, 15 उसमें लो, यहाँ 16 से ले लो 35 तक, फिर उसमें 36 से ले लो, इस तरह से, फिर लास्ट वाले में 86 से ले लो, इस तरह से। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए आगे चलते हैं। इस मेथड में क्या एक लिमिटेशन था, वो था ये सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए है, ठीक है, उसके ज्यादा किसी सॉइल के लिए नहीं होता। अब यहां पर मैंने ये डिस्कस कर लिया आपके साथ। नाउ आई विल स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस चैप्टर की, जिसको हम बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंटर relationship between properties of soil, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, इंपॉर्टेंट, यहां से यू विल गेट 1 मार्क क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली पेपर में आपको मिलेगा। पहला रिलेशन हम डिस्कस करते हैं यहां पर, एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे किसके बीच में, वॉइड रेशियो, हम बनाएंगे वाटर कंटेंट, हम बनाएंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर आगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन,
ये चार टर्म्स है मेरे पास। जैसे मैंने वॉइड रेशियो को ई लिखा, वाटर कंटेंट मुझे पता है डब्ल्यू सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया जी, कुछ नहीं लिखा ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब ये कौन सा है, जी एस वाला, सॉलिड्स वाला। और जब यहाँ पर एस, इन चारों के बीच में रिलेशन बनाना है। तो इन चारों के बीच में हमारा एक ही रिलेशन है जिसको हम सहवाग बोलते हैं, दैट इज एस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गेट, यू नॉट प्रिपेयरिंग ई इंजीनियरिंग सर्विसेज। अगर होता तो मैं उसको प्रूव करके दिखाता, कोई मेंस एग्जाम हो तो डेफिनेटली प्रूव करता, बट आप इसको ऐसे समझो, एस ई डब्ल्यू जी हमारा फॉर्मूला, हम इसको सहवाग बोलते हैं, एस सी डब्ल्यू जी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल्स को इंटरलिंक करने के लिए ये सबसे ज्यादा यूज होता है। कुछ भी मिसिंग होगा यही काम आता है, एस ई डब्ल्यू जी, सहवाग, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। दूसरा पॉइंट उठाते हैं, यहां पर एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं बल्क, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिर्फ एक दिन लगेगा इनको याद करने में, एक दिन, और अगर साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो आज ही याद हो जाएंगे। बल्क, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब जस्ट गिव मी अ मिनट। यहां पर सबसे पहले रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या बनेगा, बल्क का रिलेशन है जी प्लस एस ई, ब्रैकेट लगाया, गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। ये एक बल्क का मैंने फॉर्मूला बना के दिया। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है, इसके सारे आगे कहानियां जुड़ जाएंगी। कैसे, जैसे देखो इसी के अंदर पार्ट बी लेते हैं, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट। अगर मैं बोलूं यहां पर कि मुझे फुली सैचुरेटेड सॉइल की बात करनी है, फुली सैचुरेटेड की बात करनी है, फुली सैचुरेटेड मतलब एस की वैल्यू क्या होती है, 1। एस की वैल्यू क्या होती है, 1 फुली सैचुरेटेड में। सो अगर एस की वैल्यू 1 होती है तो यहां से गामा सैट कितना होगा, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। ठीक है, क्योंकि मैंने एस को क्या पुट कर दिया, तो मैंने यही फॉर्मूला यूज किया और यहीं पे डाल के आंसर निकाल दिया। तीसरा देखो, अगर मैं बोल दूं यहां पर ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल, तो एस की वैल्यू क्या होगी, 0। एस की वैल्यू 0 जब होगी तो यहां पर गामा बल्क क्या बन जाएगा, ड्राई। और मैं यहां पर इसमें एस को 0 पुट करूंगा। जैसे ही मैंने एस को 0 पुट किया तो फॉर्मूला बन गया जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। अगला देखो, फुली सैचुरेटेड, ड्राई सॉइल, बल्क। अगर कोई बोलता सबमर्ज सॉइल, सबमर्ज सॉइल, सबमर्ज सॉइल, ठीक है, सबमर्ज सॉइल की बात करते हैं। सो सबमर्ज सॉइल के केस में आपको पता है कि जो गामा होता है, यहां पर ध्यान सुनना, जो गामा होता है
सॉरी, हाँ, हमें पता है जो गामा होता है सबमर्ज्ड होता है ऐसे, और वो कैसे होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये चीज। अब मैं यहां पर ये फॉर्मूला बनाऊं गामा सबमर्ज्ड का, गामा सेट क्या लिख सकता हूं, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा दूसरा गामा डब्ल्यू। और जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू माइनस 1 + ई गामा डब्ल्यू होल डिवाइडेड बाय 1 + ई। इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर निकलता है G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर सबमर्ज्ड का फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करूं, तो सबमर्ज्ड का फॉर्मूला क्या है, G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है किसी को तो बताइए। एनी डाउट टू एनीवन, जल्दी बताइए। ठीक है, ये जो मैंने रिलेशंस लिखे इनके आगे प्रोसीड करते हैं। सर डिग्री ऑफ डेंसिटी इंक्रीज होगा ना विद इंक्रीज इन आईडी? यस, बिल्कुल होगा। ये देखिए, आपका डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, डिग्री ऑफ डेंसिटी सर इंक्रीज होगा विद द वैल्यू ऑफ आईडी। ये देखो, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ आईडी बढ़ रही है, मैंने क्या लिखा था, डिग्री ऑफ डेंसिटी भी तो बढ़ेगा। हाँ, यहाँ पर उल्टा लिखा मैंने शायद से, लेट मी चेक, मैंने उल्टा लिख दिया शायद से। यहाँ पर डाउन का साइन लगा दिया, इसको मैं ये कर देता हूँ। बोला सही था, लिखा गलत है। जैसे जैसे डिग्री ऑफ आईडी की वैल्यू बढ़ेगी तो डेंस भी तो बढ़ रहा है। ये सही बोल रहे हो, पहले करेक्ट करवा देना चाहिए था। ठीक है, इसमें बताइए रिलेशन में कोई डाउट किसी को? रिलेशन में कोई डाउट किसी को? ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। इन रिलेशंस के बाद नेक्स्ट रिलेशन की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास रिलेशन कुछ 4 बेसिक रिलेशंस आए, उसके बाद नेक्स्ट, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, वो क्या डिस्कस किया था कि कुछ भी हो जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स विल नेवर चेंज।
नेवर चेंज। इस पे क्वेश्चंस भी बनेंगे, बनाए भी हुए हैं। और ये रिलेशन सॉलिड्स कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट सॉलिड्स, ठीक है। ध्यान से देखना, मुझे पता है टोटल वॉल्यूम जो है ना, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। टोटल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। देखते रहना। अब मैं इस रिलेशन से अगर Vs कॉमन ले लूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कॉमन ले लूं, तो यहां पर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इधर आ जाएगा +1, एलसीएम ले लिया जैसे। उसके बाद मुझे ऑलरेडी पता है ये चीज क्या, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, वॉइड रेशियो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, दैट इज वॉइड रेशियो। कल पढ़ा था ये। तो मुझे यहां से एक चीज और पता चल गई, दैट अगर टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है दैट इज इक्वल टू 1 + E। यहां से एक रिलेशन निकल के आया दैट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, टोटल वॉल्यूम अगर मुझे पता है और मुझे उसके वॉइड रेशियो पता है, तो मैं ये यूज करके रिलेशन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाल सकता हूं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कैसे निकाले जाएंगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 + E करके। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कैसे निकाले जाएंगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 + E करके, ठीक है। अब ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको हिंट देता हूं, सुनो। मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से सुनना यार, पूरा एक फ्रेमिंग करके दे रहा हूं क्वेश्चन की, फिर जब मैं एक्चुअल क्वेश्चन दूंगा तो मुझे तब आंसर्स चाहिए, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं यार, ये एक यहां से ना, ये एक जगह है, यहां पे सॉइल पड़ी है और यहां पर मुझे वो सॉइल डंप करनी है, इनमें सॉइल डालनी है, ठीक है। यहां से बोरो करनी है, यहां पर फिल करना है, मतलब इस जगह पर फिल करना है, यहां से मुझे वो बोरो करनी है। कहता है जहां से हम बोरो कर रहे हैं ना सॉइल, वहां पर जो टोटल सॉइल थी, वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो थी वो कितनी थी, मैंने लिख दिया वहां पर थी 100 मीटर क्यूब। और मैंने बोला उस जगह पे जो वॉइड रेशियो था वो था 0.4, ठीक है। जहां फिल करना है, जहां ये मिट्टी लेके आना है, हमने बोला वहां पर हमने इसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है और इसकी वॉल्यूम को बना देना है 80 मीटर क्यूब, राइट। इतने अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है कि इसकी वॉल्यूम को क्या बना देना है, 80 मीटर क्यूब। और यहां पर बताओ, चलो ये रहने देता हूं ऐसे। कहते हैं कितना अच्छे से इसको कॉम्पैक्ट करें, इसका वॉल्यूम यहां पर कितना होगा अगर ये वॉइड्स यहां पर हैं 0.6, सपोज ऐसे मान लो। आप कहोगे यार यहां से मैं मिट्टी लेके जा रहा हूं और इसको यहां पर डंप कर रहा हूं, अगर वॉइड दोनों जगह सेम रखे होते तो वॉल्यूम भी सेम होती, बट वॉइड्स नहीं सेम रखे ना, तो मतलब वॉल्यूम में चेंज आएगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें कभी चेंज नहीं आता, वह है सॉलिड्स। जितने सॉलिड्स मैं यहां से उठाऊंगा उतने ही सॉलिड्स मैं यहां पर डालूंगा, जितने सॉलिड्स मैं यहां से उठाऊंगा उतने ही सॉलिड्स मैं यहां पर डालूंगा, समझ रहे हो। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, फोकस एंड क्लियरली अंडरस्टैंड, कि मुझे पता है कि जब जहां से मैं बोरो कर रहा हूं वहां पर सॉलिड्स कितने होंगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 + E। टोटल वॉल्यूम मेरे पास है दैट इज 100, E मेरे पास है दैट इज 1 + 0.4, क्लियर। यहां से मुझे क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.4, ठीक है। सॉल्व नहीं कर रहा, जस्ट आइडिया दे रहा हूं। अब यही सॉलिड जो है ना, वो वही सॉलिड्स यहां पर गिरेंगे। मुझे ऑलरेडी पता है कि यहां के सॉलिड्स कितने हैं, तो मैं टोटल वॉल्यूम अपॉन यहां पर 1 + E कितना लिखूंगा, 0.6। तो मेरे पास सॉलिड्स तो थे पीछे से आए हुए, क्योंकि वो तो फिक्स रहेंगे। यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, वॉल्यूम। तो मैंने कंपेयर किया क्या, आप याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू कंपेयर ओनली एंड ओनली व्हाट, सॉलिड्स। कंपेयर सॉलिड्स एंड यू विल गेट द आंसर्स। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया, जल्दी बताइए, क्विक क्विक, जल्दी बताइए। कॉन्सेप्ट समझ आया आपके या नहीं, जल्दी बताइए।
ठीक है, इफ इट इज क्लियर देन विल प्रोसीड अहेड और आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस भी करने हैं इसके ऊपर, डोंट वरी, वो मैं करवाऊंगा, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं आगे। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला रिलेशन डिस्कस करते हैं। बल्क, ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट, इनके बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है यहां पर मैं लिख रहा हूं, कहता है ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल्स टू बल्क वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये चीज, मुझे वाटर कंटेंट दिया हो, मुझे बल्क यूनिट वेट पता हो, मैं यहां से ड्राई यूनिट वेट भी निकाल सकता हूं। क्लियर है ये पॉइंट? ये चीज क्लियर है सबको? चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं पहले इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, देन विल प्रोसीड अहेड। कुछ जितना ये पढ़ा इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, विल सॉल्व दैट, उसके बाद आगे चलते हैं। विल स्टार्ट विद इजी प्रॉब्लम्स, सो बेसिक प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं, देन थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स के बाद पहले इजी प्रॉब्लम उठाते हैं। चलिए पहली प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द वॉइड रेशियो। देखो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रहा, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी देके रखिए 0.73 एंड 2.7। वॉइड रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए 0.73 एंड 2.7। आगे बोल रहा है इफ voids are 92% saturated, if voids are 92% saturated, पहला पार्ट, फाइंड बल्क डेंसिटी। दूसरा ड्राई डेंसिटी। तीसरा वाटर कंटेंट। चलिए तीन ऑब्जेक्टिव्स दिए मैंने, तीनों मुझे सॉल्व करके दीजिए, निकल जाएंगे। यू हैव योर 5 मिनट्स, स्टार्ट कीजिए इसे अभी। चलिए लेट्स स्टार्ट, सॉल्व दिस क्वेश्चन जल्दी से। कोई आंसर? कोई भी पार्ट निकालिए, पहले वाटर कंटेंट भी निकाल सकते हैं, वो इजी है।
चलिए लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच देखिएगा, आप अपना आंसर निकालिए, देन मैं मेरे साथ यहाँ कंपेयर कीजिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको दिख रहा है वॉइड रेशियो कितना दिया है, 0.78, ई लिख दिया मैंने 0.73। एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है, 2.7। 2.7 वॉइड्स आर, सैचुरेशन कितना देके रखा हुआ है, 92%। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगाया, मुझे पहले वाटर कंटेंट निकालना है, इजीली निकल जाएगा। सहवाग SE=WG, कुछ भी हो जाए पहले ये फॉर्मूला लिख दो। S की वैल्यू 0.92, वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.73, वाटर कंटेंट मुझे निकालना है, उसको वैसे ही रहने दिया। G मेरे पास 2.7, यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से मेरा वाटर कंटेंट की वैल्यू आती है 24.8%। 24.8%। ठीक है, ये हो गया मेरा एक पार्ट नंबर 3। ठीक है, सेकंड पार्ट, ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी कैसे निकालेंगे? अब ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए मुझे ऑलरेडी पता है कि यार गामा डी का फॉर्मूला है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, राइट। तो मेरे पास जी की वैल्यू भी है, दैट इज 2.7। गामा डब्ल्यू मुझे पता है कितना ले सकते हैं, देखो पेपर में 10 भी ले सकते हो, एक्चुअल में तो 9.81 होता है किलोन्यूटन के हिसाब से, डिवाइडेड बाय 1 + वॉइड रेशियो कितना है, 0.73। ऑन सॉल्विंग दिस मेरे पास गामा डी की वैल्यू निकलती है अप्रॉक्सीमेटली 15.318 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। पहला पार्ट देखें, और पहला पार्ट देखें अगर, वो क्या, बल्क डेंसिटी निकाल के। तो बल्क डेंसिटी निकालने के अलग अलग तरीके थे, आप बल्क का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, वो था एक था G+SE गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, ये भी एक तरीका है बल्क निकालने का। लेकिन एक और तरीका आपके सामने है कि आपने गामा ड्राई निकाल लिया हुआ है, आप गामा बल्क अपॉन 1 + वाटर कंटेंट वाला अप्रोच भी लगा सकते हैं। इस अप्रोच को अगर आप लगाएंगे तो आपको गामा ड्राई दिख रहा है सामने निकाला हुआ 15.318 इंटू 1 + वाटर कंटेंट आपको दिख रहा है निकाला हुआ कितना, 24.8 से 0.248, 0.248, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, गामा बल्क। तो गामा बल्क की वैल्यू कितनी आई आपके पास यहाँ से, 19.118 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर आप इस तरीके से भी निकालते यू ऑल्सो गेट द आंसर, सेम आंसर आता, 0.25, 0.26, 0. वाटर कंटेंट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों ने सही निकाला है। स्नोबर आंसर ठीक था, शिवाली का आंसर भी सही है। गामा की वैल्यू निकालिए बल्क की, 1.94 कैसे आया, 19 पॉइंट आएगा, चेक कर लीजिए, मैंने निकाल के रखे हैं, दीज आर द करेक्ट वैल्यूज। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल दिया था मैंने, कोई मुश्किल नहीं था, आराम से होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, प्रोसीड करें। शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलें। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं यहां पर। अगला प्रॉब्लम आपके सामने कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कहता है void ratio at the densest state, void ratio at the densest state 0.40, void ratio at loosest state 1.20,
ठीक है। कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी, कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी, मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकाल के दीजिए इफ सैंपल वॉइड रेशियो इज, if sample void ratio is 1.0। चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। मन्नत कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से, और क्लियर है तब भी। इसका आंसर निकाल के दीजिए जो भी लिख के दिए। ट्वेंटी 25% इज द आंसर। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे क्वेश्चन को। इतना टाइम ठीक है जितने में निकाला आपने। आपको चाहिए था आईडी की वैल्यू, वो कैसे निकलेगा? देखिए ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, और अगर परसेंटेज में करना है तो इंटू 100। जब कोई डेंसेस्ट फॉर्म में होगा तो मिनिमम होगा, जब वो लूजेस्ट फॉर्म में होगा तो वो मैक्सिमम होगा। 1.20 माइनस 1.0 होल डिवाइड बाय 1.20 माइनस 0.40 इंटू 100। 0.2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 100। सॉल्व किया इसको 1/4, 1/4 ये आ गया 25%। तो जिस जिसका 25% आंसर आ रहा था दैट इज करेक्ट आंसर। स्नोबर आपका भी सही है, शिवाली आपका भी सही आंसर है, ठीक है। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। एक अच्छी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आई वांट द आंसर। आज अभी निकाल के देना मुझे क्वेश्चन। ये 3-4 प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, दे ऑल आर गुड प्रॉब्लम्स। ओके सो राइट डाउन। अभी जो कॉन्सेप्ट दिया उसी पे ये प्रॉब्लम, लेट्स सी कितना जल्दी निकलता है आंसर। A fill having volume of 1,50,000 cubic to be constructed at a void ratio of 0.8. The borrow pit has void ratio, जहां पर बोरो पिट जहां से ले रहे हैं उसका void ratio है 1.4. The volume of soil required in meter cube to be excavated
to be excavated from the borrow pit, from the borrow pit will be चलिए try to solve this question. आज ही कॉन्सेप्ट दिया मैंने इसका, आज ही कॉन्सेप्ट दिया मैंने, जल्दी से। वन डबल नाइन डबल ट्रिपल नाइन पॉइंट, मेरे पास तो आपने कैलकुलेटर यूज़ किया इसका मच वाली, विदाउट कैलकुलेटर करोगे एग्जैक्ट 2 लाख आएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं इसी के आगे। बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करते हैं, आपका एग्जैक्ट जो वही आंसर आता है जो पेपर में है, 2 लाख इज द आंसर। देखो कैसे करना है अब जिनसे, हाँ 2 लाख ओवर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब ध्यान से समझो, जिसने नहीं निकाला वो कैसे निकालना है, समझो इस चीज को। मैंने बोला कि जिस जगह फिलिंग करनी है उस जगह वॉल्यूम कितना रखना है, वॉल्यूम जहां पर फिल करना है वहां पर कितना रखना है, 1,50,000। उस जगह पर वॉइड रेशियो कितना है फिल वाली जगह पर, 0.8। जहां से मिट्टी लेके आ रहे हैं, अच्छा पहले इन दोनों को देख के मैं यहां से वॉल्यूम सॉलिड्स निकाल सकता हूं। वो क्या है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8। ठीक है, अब ये आ गया जहां पर हम वो फिल कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा बोरोपिट की, बोरोपिट की, बोरोपिट की अगर मैं बात करूं, वहां पर वॉइड रेशियो जहां से बोरो कर रहे हैं हम, वहां का वॉइड रेशियो कितने, 1.4। कहते हैं वहां से कितनी मिट्टी लेके आएंगे, अगर वॉइड रेशियो सेम हो तो सेम, बट हमें पता है कि सॉलिड सेम रहेंगे बट वॉल्यूम चेंज हो जाती है। तो यहाँ के सॉलिड्स का भी वही फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम टोटल डिवाइड बाय 1 प्लस 1.4। कंपेयर कर दो दोनों को, कंपेयर करें जब यहाँ पर मैं बीच में अलग मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि दिखे, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.8 ये हो गया, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस, सॉरी इसको सीधे लिखते हैं ना, टोटल वॉल्यूम अपॉन 2.4। क्लियर, 2.4। अब ध्यान से मेरी बात समझना, क्या किया मैंने, ये सॉलिड्स कंपेयर किए क्योंकि मुझे पता है सॉलिड्स विल नेवर चेंज। 6 3 6 4 ओके, 3 1 3 5 50,000 हो गया, 50,000 इंटू 4। तो यहां पर जो वॉल्यूम थी ना, जहां से हम बोरो करके ला रहे हैं, वहां से वॉल्यूम कितना था, 2 लाख मीटर क्यूब। समझ क्या आया इससे, ये समझ आया कि जहां से मिट्टी लानी थी वो ज्यादा लाई, इतनी मीटर क्यूब लाई, और जहां पर वो फिलिंग किया वहां पर 1.5 लाख मीटर क्यूब किया है। थी तो सेम सॉइल। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है यार, सॉइल सेम लाई थी। सब गेम किसकी, कॉम्पैक्शन की, वॉइड्स रखने की। यहां पर वॉइड जो थे वो 1.4 थे, और यहां वॉइड्स कितने थे, 0.8। हाँ जी बताइए, एनी डाउट टू एनीवन, जितने स्टूडेंट्स क्लास लगा रहे हैं बताइए, इनको कोई डाउट है यहाँ पर, एनी डाउट टू एनीवन, एनी स्टूडेंट, कोई भी डाउट है तो बताइए।
क्लियर? क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, मैं कहता हूं अ ड्राई सॉइल, ध्यान से समझना सुनना, ट्रिकी है थोड़ा सा, आपको कंफ्यूज कर सकता है। अ ड्राई सॉइल हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ड्राई सॉइल हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.35, ठीक है। if specific gravity if specific gravity of solids 2.7, ठीक है। what will be the void ratio, what will be the void ratio, क्या होंगे void ratios बताइए, क्विक, टेक योर टाइम, 2-3 मिनट लीजिए और बताइए आंसर जल्दी से। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ट्राई कीजिए, निकल जाएगा क्वेश्चन। वन, चलिए लेट्स सी। कैसे अप्रोच करना था इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। एक ने आंसर दिया, लेट्स सी वो सही है या गलत है, वो देखते हैं। आपको यहां पर ड्राई सॉइल हैज ए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे के रखा है, ये आपको क्या दे के रखा है, जीएम दे के रखा है। लेकिन कौन सी सॉइल का, ड्राई का, क्योंकि सॉइल है ना, जीएम ऑफ सॉइल तो कुछ भी हो सकता है, ड्राई बल्क कुछ भी। कितना दे के रखा था, 1.35। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कितनी दे के रखी हुई है, जीएस भी दे के रखा है, वो कितनी है, 2.7। 2.7 हमें पता है यार, ड्राई यूनिट वेट, सुनते रहना,
वो होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + E। क्लियर? आगे यहां लिख रहा हूं, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जी अपॉन 1 + E। ये चीज क्या होगी? ड्राई सॉइल अपॉन ड्राई यूनिट वेट ऑफ वाटर, सॉरी ड्राई सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। नॉर्मली हमें पता है सॉइल का गामा अपॉन नीचे वाटर का ये होता है जीएम, बट अगर मैं यहां पर ड्राई कर दूंगा तो वो ड्राई का हो जाएगा क्योंकि ये तो सॉइल के साथ डील करता है। दिस इज नोन एज जीएम। कौन सा वाला? ड्राई वाला। तो जीएम ड्राई इज इक्वल्स टू जी अपॉन 1 + E। क्लियर? आप इसको भी एज अ फॉर्मूला नोट कर सकते हो, बट मैं कभी इसको एज अ फॉर्मूला नहीं बताता, ऑन द स्पॉट आपके सामने बना दिया। अब मेरे पास जीएमडी की वैल्यू है, जीएमडी की वैल्यू कितनी है? 1.35। जी की वैल्यू कितनी है? 2.7। 1 + E ऐसे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 + E इधर किया, 2.7 डिवाइडेड बाय 1.35। इसको इससे सॉल्व किया, ये कितना आ गया? 2। तो यहां से वॉइड रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1। बिल्कुल सही आंसर था। क्या यही अप्रोच थी आपकी? जिन्होंने आंसर निकाला, क्या यही अप्रोच लगाई थी आपने? क्या यही अप्रोच थी? यस। अगर ऐसे ही किया था तो एज ए फॉर्मूला ये नोट भी कर लीजिएगा, जीएम ड्राई इज इक्वल टू जी अपॉन 1 + E। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एज अ होमवर्क रहेगा आपके लिए, ट्राई टू सॉल्व दिस। मुझे सारे पार्ट सॉल्व करके चाहिए इसके, ठीक है? हो जाएगा तो शेयर कर लीजिएगा मेरे साथ ऑन व्हाट्सएप। वॉल्यूम दी है सेंटीमीटर क्यूब में, कंपोनेंट्स यहां लिख दिए, यहां कंपोनेंट्स आ गए, यहां पर वेट आ गया, ठीक है? यहां पर आ गया 0.2, 0.3, 0.5। कंपोनेंट्स में यहां पर आ गया एयर, यहां पर आ गया वाटर, यहां पर आ गया सॉलिड्स। एयर का वेट 0 लेते ही नहीं है हम, 0.3, और यहां पर सॉलिड्स आ गए 1.0। मेरा क्वेश्चन आपको ये है, मुझे बताओ पहला पार्ट एस निकाल के दो, दूसरा पार्ट वॉइड रेशियो बताओ, वॉइड रेशियो बताओ, तीसरा पार्ट वाटर कंटेंट बताओ, वाटर कंटेंट बताओ, और चौथा पार्ट गामा सैट निकाल के दो। ये एज ए होमवर्क रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। सॉल्व ऑल दीज 4 वैल्यूज एंड देन डिस्कस विद मी। क्लियर? सो सर मैंने पहले गामा डी निकाला, आपने